जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी हमारे साथ, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए गुरुकुल की आवश्यकता क्यों है आज के इस समय में, और एक ऐसा गुरुकुल हम लेकर के आए हैं जहां पर गन ऑफ गुरुकुल यानी गुरुकुल विद गन कहा जाता है इस गुरुकुल को। यहाँ पर हम आए, हमारे साथ में है आचार्य राहुल कुमार जी। राहुल कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी जी नमस्ते। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस गुरुकुल को गुरुकुल ऑफ गन क्यों कहा जाता है? इसको गुरुकुल ऑफ गन इसलिए कहा गया है क्योंकि यह गुरुकुल का एक केंद्र के रूप में आप इसको मान सकते हैं। जितने भी आज इस समय भारत में गुरुकुल कार्यरत हैं, उनमें यह सबसे आगे बढ़ चढ़ करके अपने कार्य को करता है। विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देता है, चाहे वह शारीरिक प्रशिक्षण हो अथवा बौद्धिक प्रशिक्षण हो, हर एक प्रकार से यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है विद्यार्थियों को। तो जो गन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो गन मतलब शूटिंग रेंज जो यहाँ पर आपने जी जी, और यहाँ पे जो शुरू हुई थी लगभग यहाँ पर जो शूटिंग रेंज का प्रारंभ हुआ था वह 2005 से यहाँ पर शूटिंग रेंज शुरू हो चुकी थी, और उसके बाद अनेक यहाँ पर ऐसे खिलाड़ी इस शूटिंग शाला में हमारे सामने प्रस्तुत किए जो कि दूर ओलंपिक तक यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनमें कि दीपक कुमार जी मुख्य है, जो कि अभी पिछली बार जो ओलंपिक आयोजित हुआ था उसमें ओलंपिक पद पर गए हैं, और इससे पहले उन्होंने एशियाड में भी अपना सिल्वर मेडल वहाँ पर जीता था उन्होंने। जी, जैसे कि हम आपको लेकर के आए इस गुरुकुल में, और गुरुकुल के अंदर के वातावरण, गुरुकुल के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। गुरुकुल में क्या फैसिलिटीज़ है वो भी हम दिखाएंगे। कैमरामैन को मैं बोलूँगा एक बार आगे लेकर के चलें और दिखाएं कि किस तरह की फैसिलिटीज़ है। राहुल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब गुरुकुल में कोई अपने बच्चे का एडमिशन कराए तो उसको किस तरह की तैयारी रखनी चाहिए अपने बच्चों की, और क्या करना चाहिए जिससे कि उनके बच्चों का एडमिशन गुरुकुल पौंधा जो देहरादून में है यहाँ हो सकता है? देखो, बच्चे का जो यहाँ पर एडमिशन होता है वो मुख्यतः 5वीं क्लास में, 5th क्लास में ही होता है। मतलब 5th क्लास पास होना चाहिए बच्चा, हाँ, और 6th क्लास में यहाँ पर बच्चे का एडमिशन होता है। और एडमिशन सामान्य रूप से होता है, प्रवेश परीक्षा उसकी होती है। प्रवेश परीक्षा में 5वीं तक बच्चे ने जो भी कुछ पढ़ा है उसमें सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य गणित होता है, सामान्य इंग्लिश, हिंदी के बारे में बच्चे को पूछ लिया जाता है। तो इस बेस पर बच्चे का एडमिशन होता है, और शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क है। यहाँ पर शिक्षा का कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाता। केवल मात्र यदि बच्चा परीक्षा में पास हो जाता है, अच्छे अंकों से वह पास हो जाता है, और केवल पास ही नहीं देखा जाता अपितु बच्चे को यहाँ पर सिर में रख करके उसका कैसा भाव है, वह क्या मानसिक रूप से गुरुकुल में रहने के लिए तैयार है, दोनों रूप से, शारीरिक रूप से गुरुकुल में रहने के लिए तैयार है। इन सभी प्रारूप को देख करके बच्चे को यहाँ पर रखा जाता है जी, और उसके रहने खाने की सब व्यवस्था यहीं पर समुचित की जाती है। किसी तरह का कोई चार्ज आपने कहा कि यहाँ पर बच्चों से नहीं लिया जाता? निःशुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाता। शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क है यहाँ पर। क्या क्या सुविधाएं जब बच्चा यहाँ एंटर हो जाता है तो क्या क्या सुविधाएं उसको मिलती है यहाँ पर, थोड़ा सा उसके बारे में? बच्चे को जो मुख्य रूप से मूलभूत जितनी भी सुविधाएं होती है वो सभी यहाँ पर दी जाती है। रहना यहीं पर होता है बच्चे का, खाना यहीं पर होता है, और खाना भी बिल्कुल बहुत सात्विक अन्न यहाँ पर दिया जाता है, जिससे कि बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी न हो सके। इस प्रकार सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उसके स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व है, उन सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए बड़ा ही सात्विक भोजन यहाँ पर प्रदान किया जाता है। अगर हम उनकी दिनचर्या की हम बात करें, बच्चों की दिनचर्या कब से शुरू होती है, पूरे दिन क्या करते हैं वो, पढ़ाई का क्या समय है, खेलने का क्या समय है, खाने पीने का क्या समय, थोड़ा सा उसके विषय में बताएं। बच्चे की यहाँ पर जो दिनचर्या होती है, जो हमारी दिनचर्या होती है वो प्रातः 4 बजे से ही प्रारंभ हो जाती है जी। 4 बजे बच्चा उठता है तो वैदिक मंत्रों के साथ वह ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ उठता है। फिर उसके बाद सामान्य जो नित्य कर्म होते हैं, दंत धावन, शौच आदि करना। उसके बाद व्यायाम, जो कि शरीर के लिए एक बहुत अत्यंत औषधि है, और जिसके बिना कुछ काम ही नहीं चलता आगे। यदि कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया, जब तक व्यक्ति की काया निरोग नहीं होगी तब तक वह कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए निरोग रहने के लिए सबसे पहले आसन, प्राणायाम और व्यायाम आदि बच्चे को करा दिया जाता है। फिर उसके बाद स्नान आदि के द्वारा वह स्वच्छ हो जाता है पूर्ण रूप से, और फिर उसके बाद यहाँ पर संध्या हवन होता है, हमारा हवन होता है जिससे कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रख सके। संध्या होती है जिससे कि हम अपने मानसिक रूप से तैयार हो सके, अपने मन को स्वस्थ रख सके, अपनी आत्मा का जो बल होता है उसको बढ़ा सके, और ईश्वर से समीपता बढ़ा सके। इन्हीं सब भावनाओं को रखते हुए यहाँ पर संध्या की जाती है। हवन होता है, हवन के बाद हमारा स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय में हम हमारे जो
शास्त्र है जिनमें कि अष्टाध्यायी वेद आदि हमारे जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का स्मरण बच्चा यहाँ पर करता है। उपनिषद हो गए, वेद हो गए, इन सबको बच्चा पढ़ता है यहाँ पर प्रातःकालीन अवस्था में, क्योंकि प्रातःकालीन में जो मनुष्य का मन होता है वो बहुत शांत होता है। तो उस समय व्यक्ति जो कुछ पढ़ता है वह पूर्ण रूप से उसको स्मरण रख पाता है अधिक समय तक। तो इसलिए हमारे जितने भी वैदिक शास्त्र हैं उनका जो स्वाध्याय होता है, उनका जो समय बताया गया है वह प्रातःकालीन समय है। और इसलिए हम ठीक संध्या हवन के बाद स्वाध्याय का समय रखते हैं, जिसमें कि बच्चा अष्टाध्यायी आदि को याद करता है, इसके साथ साथ वेद आदि को पढ़ता है। फिर उसके बाद हमारा प्रातःरास होता है। प्रातःरास में बड़ा ही सात्विक अन्न यहाँ पर दिया जाता है, जिसमें कि दलिया मुख्य रूप से युक्त होता है। दलिया के साथ साथ कभी कभी खीर का भी निर्माण हो जाता है। खीर के साथ साथ कभी जैसे उबले हुए चने, मतलब कहने का अभिप्राय है जितना भी सात्विक अन्न होता है अलग अलग यहाँ पर दिया जाता है। जी, उसके बाद में क्या क्लास शुरू होती है? हाँ, उसके बाद जैसे ही हमारा नाश्ता समाप्त होता है लगभग 8:30 बजे से हमारा विद्यालय शुरू हो जाता है, जिसमें कि हमारी 5 क्लासें चलती हैं, 5 कक्षाएं चलती हैं, अलग अलग विषय की कक्षाएं चलती हैं। सबसे पहले हमारी जो कक्षाएं होती हैं मुख्यतः हम संस्कृत की ही रखते हैं, व्याकरण आदि की रखते हैं, जो कि जिससे कि बच्चा अच्छी प्रकार से उनको समझ सके, पढ़ सके। उसके बाद जैसे गणित हो गया, विज्ञान, इंग्लिश हो गया, तो इनकी 5 क्लास हमारी चलती हैं, जो कि 12:30 बजे तक चलती है। 12:30 बजे फिर हमारा दोपहर का भोजन होता है, मध्याह्न भोजन होता है, जिसमें कि हमको दाल अथवा कोई भी सब्जी, रोटी और चावल दिए जाते हैं, जो कि पूर्णतः मसाले आदि से बिल्कुल रहित, कोई प्याज नहीं, कोई लहसुन, कोई भी किसी प्रकार का कोई छौंक यहाँ पर, हाँ, तामसिक भोजन नहीं दिया जाता। पूर्ण रूप से सात्विकता का ध्यान रखा जाता है। फिर उसके बाद भोजन हो जाता है हमारा, लगभग 1 बजे तक समाप्त हो जाता है। 1 बजे से और लगभग 1:30 बजे तक बच्चा विश्राम करे, इधर उधर थोड़ा घूमे फिरे। फिर उसके बाद फिर हमारी 2 क्लास चलती हैं, 2 घंटियाँ चलती हैं कक्षाएं। जी। तो ये सारा आपने बताया दिन का रूटीन है। उसके बाद में शाम को और फिर रात को सोने तक वो क्या क्या क्रियाकलाप करेगा? 3 बजे तक हमारा विद्यालय चलता है, फिर 12:30 बजे समाप्त हुआ। फिर यहाँ पर भोजन होने के बाद फिर 3:30 बजे तक, 3 बजे तक विद्यालय चलता है। और 3 बजे के बाद 3:30 बजे तक गुरुकुल की स्वच्छता होती है, जिसमें कि प्रत्येक बच्चा अपने कमरे को साफ करता है, अपने विद्यालय के परिसर को साफ करता है, गुरुकुलीय परिसर को साफ करता है। तो जो साफ सफाई की जिम्मेदारी जो भी होती है वो प्रत्येक बच्चे की होती है, हर रोज किसी न जी, हाँ, हर एक बच्चे का प्राय यहाँ पर लगता है। जी। तो ये तो रहा गुरुकुल के अंदर की किस तरह से देखा आपने दिनचर्या होती है बच्चे की। अच्छा राहुल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आचार्य जी कि आज मैकाले शिक्षा पद्धति हर माता पिता के मन पर हावी होती जा रही है, जिसमें गुरुकुल कहीं ना कहीं छिपते जा रहे हैं। इसीलिए गुरुकुलों में अगर देखा जाए तो वो माँ बाप सोचते हैं कि उनको वो सारी चीजें नहीं मिल पाएगी जो हम घर में अपने बच्चों को दे सकते हैं। ऐसी क्या चीज है जो गुरुकुल दे सकता है, मैकाले शिक्षा नहीं दे सकती है? देखो, ये हमारी इस भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी विडंबना है, और ये हमारा दुर्भाग्य ही कह लो कि हमारे पास गुरुकुल जैसी ऐसी सशक्त शिक्षा होने के बावजूद भी हमने मैकाले शिक्षा को अपनाया। और यही कारण है कि धीरे धीरे उस मैकाले शिक्षा के कारण आज का जो विद्यार्थी है वह नौकरी की तरफ तो जा पा रहा है, लेकिन उसका जो जीवन है, जीवन का जो सार है और जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, वह आज उसको नहीं समझ पा रहा है। और यही कारण है कि आज देख लो पूरी दुनिया में न जाने कितने वृद्धाश्रम हैं, और वृद्धाश्रम खुलने का यही कारण है कि बच्चे अपने माँ बाप की सेवा अच्छी प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी आत्मा से बिल्कुल विरक्त हो चुके हैं, और केवल सांसारिक बंधन में ही मैकाले शिक्षा ने समाज को डाला है। बाकी इसके अलावा जो आत्मिक एक संसार होता है, ईश्वर के साथ जो संबंध व्यक्ति का होता है, और उसी के साथ साथ जो अपना एक मुख्य संस्कृति थी जो हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति, उस संस्कृति को नष्ट करने के लिए ही मैकाले शिक्षा का यहाँ पर आयोजन किया गया कुछ अंग्रेजों के द्वारा, और जो कि सफल भी हुई। और आज हम देख लें कि जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति है, जिस प्राचीन शिक्षा पद्धति के कारण हमारा भारत कभी विश्व गुरु कहलाता था, वह यही शिक्षा पद्धति थी। और जैसे ही धीरे धीरे यह शिक्षा पद्धति नष्ट की गई, तो आप देख सकते हैं हमारे भारत की स्थिति देख सकते हैं अब हम किस दिशा में जा रहे हैं, यहाँ का युवा किस दिशा में जा रहा है। आचार्य जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आपने एक बात बोली थी कि आज वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं अधिक से अधिक। वहीं दूसरी तरफ कुछ माता पिता को ये कहना होता है कि यदि हम अपने बच्चे को 5वीं क्लास के बाद गुरुकुल भेज देंगे तो बच्चे का लगाव हमसे खत्म हो जाएगा, बच्चा हमारी बात नहीं मानेगा और फिर वो हमें वृद्धाश्रम भेजेगा बाद में, तो उस चीज से उन्हें डर लगता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो,
ये बात जो आपने प्रश्न किया है, पहली बात तो बिल्कुल ही निराधार है। आप देख लीजिए जितने भी वृद्धाश्रम खुले हुए हैं और उनमें जितने भी बच्चे हैं, उन माँ बाप के जितने भी बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चा वही मिलेगा जो कि अपने माँ बाप के पास रहकर ही जिसने पढ़ाई की है, और वही बाद में जाकर के जब कहीं विदेश में सेटल हो जाता है या फिर किसी नौकरी पे लग जाता है तो वह अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देता है। और आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जो भी गुरुकुल का विद्यार्थी है जिसने कि जो कि अपने माँ बाप से लगभग 6-7 साल तक दूरी रह करके अध्ययन करता है, आप देख लीजिए कहीं भी आपको एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं मिलेगा कि वह गुरुकुल में अपने माँ बाप से दूर रहा और उसने बाद में जब वह अपने घर गया तो उसने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। जितने भी उदाहरण आपको वृद्धाश्रम में भेजने के मिलेंगे ये सब वही है जिनको माँ बाप ने बड़े ही तन्मयता के साथ अपने पास में रख करके मैकाले स्कूलों में पढ़ाया और बाद में जाकर के उन्हीं बच्चों ने उनको वृद्धाश्रम छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई ऐसी चीज़ जो हम छोड़ चुके हैं, हमने नहीं पूछ पाए, हमारे इस पोंधा गुरुकुल के बारे में आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, कुछ ऐसा विषय? ये हमारा जो गुरुकुल पोंधा है देहरादून है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो आज से 25 साल पहले हो चुकी थी। 2005 मार्च का वह दिन था जब इसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी। और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वह मुख्य उद्देश्य यही है जिससे कि हम अपनी खोई हुई संस्कृति को, अपनी सभ्यता को पुनः वापस प्राप्त कर सकें। हमारे पास ऐसे शास्त्र हैं, ऐसे ग्रंथ हैं जिनका लोहा आज संपूर्ण विश्व मानने को तैयार है। आप वैज्ञानिकता को देखोगे तो वैज्ञानिकता से भरपूर हमारी संस्कृत भाषा, वैज्ञानिकता से भरपूर हमारे शास्त्र, वैज्ञानिकता से भरपूर हमारा रहन सहन, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता तो धीरे धीरे वह मैकाली शिक्षा पद्धति के कारण नष्ट हो गई। तो इस गुरुकुल पद्धति का, इस गुरुकुल की स्थापना का यही मुख्य उद्देश्य है जिससे कि हम खोई हुई अपनी प्राचीन सभ्यता को, संस्कृति को पुनः अपना सके, पुनः अपने मूल्यों को समझ सके और अपने जीवन को एक श्रेष्ठ जीवन बना सके, एक सुंदर सरल जीवन बना सके, और जिसके कारण हमारा भारतवर्ष यह पुनः विश्व गुरु की तरफ चल सके। यही इन गुरुकुलों का मुख्य उद्देश्य है। गुरुकुल के अंदर जैसे कि प्रवेश परीक्षा लेकर के आप प्रवेश दिलाते हैं, तो कब से कब तक ये प्रवेश परीक्षा होती है और किस किस क्लास में बच्चे का यहाँ पर एडमिशन होता है गुरुकुल में, थोड़ा सा उसके बारे में? देखो, हमारी जो प्रवेश परीक्षा होती है वह मुख्यतः अप्रैल महीने में प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि इस समय क्या होता है, बाहर भी आप देखोगे तो एडमिशन का प्रारंभ हो चुका है, प्रवेश चलते हैं, तो हमारा जो प्रवेश प्रारंभ होता है वह भी अप्रैल महीने में हो जाता है। 2 दिन हम प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं, जो कि अप्रैल का ही पहला रविवार और दूसरा रविवार, ये जो 2 रविवार होते हैं इसमें हम अपनी प्रवेश परीक्षा करते हैं। और जो प्रवेश परीक्षा होती है वह मुख्यतः यहाँ पर केवल 6ठी क्लास में ही बच्चे को लिया जाता है, उसके बाद में 7वीं 8वीं क्लास में बच्चे को यहाँ पर नहीं लिया जाता। और इसका भी एक कारण है, हम 6ठी में बच्चे को इसलिए लेते हैं क्योंकि जिससे कि उसका बेस बन सके पहले से, क्योंकि हमारी जो यहाँ पर शिक्षा, हाँ जी, हमारी जो यहाँ पर शिक्षा चलती है उसका जो मुख्य ध्येय होता है वह होता है अपनी संस्कृति को समझना, अपनी संस्कृति को पहचानना, संस्कृत भाषा को पढ़ना अच्छी प्रकार से। और यदि बच्चा केवल 6ठी को छोड़ करके सीधा 7वीं में जाएगा, 8वीं में जाएगा, तो उसका जो बेस होगा संस्कृत को समझने का वह नहीं बन पाएगा, वह अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ पाएगा। क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः जो हमारा ध्येय होता है वह संस्कृत का ही होता है, हम संस्कृत को ही केंद्र में रख करके काम करते हैं। संस्कृत और संस्कृति दोनों को बचाने के लिए आज गुरुकुल आगे आए हुए हैं और गुरुकुल पोंधा इस मामले में काफ़ी बढ़ चढ़ कर है। अगर आप देखेंगे, हमारे बच्चों को जो चीज़ चाहिए और हमें जो चीज़ चाहिए वो गुरुकुलों के अंदर ही है, ना कि मैकाले शिक्षा पद्धति के अंदर है। जैसे कि मैंने आपको कई बार कहा है कि अपने बच्चों को संस्कृति के साथ जोड़िए, संस्कार उनमें जरूर लाइए, हर माता पिता का कर्तव्य है। आचार्य राहुल कुमार जी ने भी उसी विषय में बात की है। कई माता पिताओं के मन में जो डर थे, जो क्वेश्चन थे, वो भी उन्होंने निकाले। यदि फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है, कोई प्रश्न आप के मन में है या गुरुकुल पोंधा से संबंधित कोई प्रश्न आप करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें नीचे लिख सकते हैं। हम आपके प्रश्नों को लेकर के फिर से गुरुकुल पोंधा एक बार आएंगे, उनसे पूछेंगे, आचार्य जी हमारे प्रश्नों का फिर से जवाब देंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं आचार्य जी, और उम्मीद करते हैं कि गुरुकुल पोंधा इसी तरह दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे। और साथ ही हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को देखा। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर और कमेंट हमारे हौसले को कई लाख गुना बढ़ा देता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।